नमस्कार मित्रों, ऐसे स्टडी पॉइंट्स पर आप सभी का स्वागत है। कैसे आप सब कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, आज हम आपको विषय हिंदी के बारे में बताएंगे जो हमारी वीडियो का पार्ट 1 होगा। और चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो हम आज आपको कराएंगे, शुरुआत से कराएंगे इसमें भाषा की परिभाषा के बारे में जानते आइए। तो भाषा की डेफिनेशन कैसी है, तो इसमें दे रखा है भाषा शब्द का निर्माण जो है संस्कृति के भाष धातु से हुआ है। यहाँ पर भाष का अर्थ है वाणी की अभिव्यक्ति। ये भाष जो है इसका अर्थ है वाणी की अभिव्यक्ति। ठीक है, एक वाक्य दे रखा है भाष व्यक्ताया वाची। इसका अर्थ है मनुष्य की वाणी ही उसकी भाषा है। ठीक है, अब ऐसे मानिए भाषा है जो भाषा वह ऐसा माध्यम है, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य के भाव व विचार प्रकट होते हैं। या दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसे मानिए, अभी हम आपको ये वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं तो क्या होता है कि हम अपने जो भाव, हमारे जो विचार हैं और जो हम आपको प्रकट करा रहे हैं, लेकिन उसको आप ग्रहण कर रहे हैं, तो भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य के भाव व विचार प्रकट व ग्रहण होते हैं। वह भाषा जो है, भाषा सामाजिक मनुष्यों के बीच में भावों तथा विचारों का आदान प्रदान करने का एक माध्यम है, जरिया है। जैसे कि भाषा सामाजिक मनुष्यों के बीच में, भाषा जो है सामाजिक मनुष्यों के बीच में भावों तथा विचारों के आदान प्रदान करने का माध्यम है। इसके में कुछ महान भाषा के वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने बात रखी हैं। तो जैसे कि ये पॉइंट है, ज़्यादा मतलब वो नहीं है एग्जाम के लिए, लेकिन फिर भी बता देते हैं। इसमें जो भाषा क्रॉन्चे जो थे भाषा वैज्ञानिक, उन्होंने कहा भाषा सीमित एवं व्यक्त ध्वनियाँ हैं। और जो बेंद्रे आए, उन्होंने कहा भाषा मनुष्यों के बीच संचार व्यवहार का माध्यम है। जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसे भाषा कहते हैं, डॉक्टर बाबूराम सक्सेना जी कहते हैं। और उसके बाद में जो है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी कहते हैं कि भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चरित प्राय यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा किसी भाषा समाज के लोग आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी कहते हैं। लो यानी कुल मिला के बात ये सबके इसमें जो मत दे रखे हैं उससे यही निकल के आया कि भाषा क्या है, एक दूसरे का जरिया है, आदान प्रदान करने का माध्यम है। अब इसके बारे में और भी तथ्य दे रखे हैं, लेकिन चलिए और जानते हैं भाषा की विशेषता क्या है। तो हम जानेंगे कि भाषा की विशेषता क्या है। तो इसमें काफ़ी इसमें जो दे रखा है भाषा की विशेषताएं क्या हैं, तो भाषा की विशेषताएं निम्न हैं। भाषा की विशेषताएं निम्न है, लेकिन उसके जो पॉइंट ऑफ व्यू हैं जो इम्पोर्टेंट हैं वो हमने दे रखे हैं। इसमें 5 दे रखे हैं, तो बात करते हैं। भाषा प्रतीकात्मक है, एकदम क्लियर है, भाषा प्रतीक के रूप में है, सही है। भाषा ध्वनि में है, आपको हम अभी ये बात कर रहे हैं ध्वनि के थ्रू बात कर रहे हैं, प्रतीक के तरीके समझा रहे हैं, तो भाषा ध्वनि में है। भाषा का संबंध मनुष्य से है, एकदम क्लियर है, क्योंकि भाषा मनुष्य बोलते हैं, जानवर नहीं बोलते। तो भाषा परिवर्तनशील है, एकदम क्लियर है। जैसे अगले पॉइंट में इसका निस्तारण दे रखा है कि भाषा की क्षेत्रीय सीमा होती है, एकदम क्लियर है। भाषा ऐसे मान लो कि अभी आप जो अपने पश्चिमी हिंदी में आप बात करेंगे तो ब्रज है, वांगर है, खड़ी बोली है। ऐसे मान लो कि अभी आप अगर माना कि यूपी के निवासी हैं तो खड़ी बोली, ब्रज बोली ऐसे बोली जाती है। लेकिन वो जब आप क्षेत्रवार निकलेंगे तो कहीं खड़ी बोली, कहीं ब्रज बोली, तो ऐसे अपना मथुरा में यहाँ ये ब्रज बोली बोली जाती है। ठीक है, तो ऐसे करके बात करेंगे। अब बात करेंगे भाषा की प्रकृति के बारे में। तो भाषा की जो प्रकृति है, तो भाषा जो है नदी के जल के समान सदा चलती बहती रहती है। जिस प्रकार से जो भाषा की प्रकृति है, भाषा नदी के जल के समान सदा चलती व बहती रहती है। भाषा अपने आंतरिक स्वभाव या गुण के अनुसार प्रकृति को धारण करती है।
ऐसे मान सकते हैं। जो भाषा है वो ठीक उसी प्रकार से भाषा जैसे देश में जो काल एवं सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप अपना स्वरूप विकास करती है। भाषा के आंतरिक गुण या स्वभाव भाषा की प्रकृति कहलाते हैं। ये तो ठीक है, क्लियर हो गया कि भाषा नदी के जल के समान सदा चलती बह रहती है और भाषा के अपने खुद के आंतरिक गुण या स्वभाव के अनुसार वो प्रकृति को धारण करती है। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें भाषा के जो है रूप कितने हैं। भाषा के जो रूप हैं वो प्रत्येक देश में 3 हैं, जिनमें हैं बोलियां दे रखा है। ठीक है, परिनिष्ठित भाषा और राष्ट्रभाषा। तो इन सब में हम जानेंगे शुरुआत एकदम से बोलियों के बारे में जानेंगे कि बोलियां कैसे क्या है। तो चलिए चलते हैं बोलियों की तरफ। जो बोलियां हैं, बोलियां भाषा के उस रूप को कहते हैं। जो बोलियां हैं भाषा के जिन रूपों का प्रयोग, जैसे मानो भाषा जो है, भाषा के जिन रूपों का प्रयोग साधारण जनता अपने घरों या समूहों में जो है करती हैं उसे हम बोली कहते हैं। भारत में, और एक पॉइंट है ये इसमें दे रखा है कि ये जरूरी है, मतलब आपको ये आना चाहिए कि कितनी भाषा भारत में बोली जाती है। तो भारत में कुल मिलाकर 650 लगभग में क्लियर नहीं है, तो लगभग बोली जो है बोली जाती हैं, जो कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित हैं। ऐसे मान के चलें आप कि जो बात करेंगे इसमें कि हिंदी जो भाषी सीमा क्षेत्र हैं, पश्चिम में तो जैसलमेर से राजस्थान में, जो जैसलमेर राजस्थान में पड़ता है वहाँ तक, और उत्तर पश्चिम में अम्बाला पंजाब में। ठीक है, और उत्तर में शिमला हिमाचल प्रदेश से लेकर पूर्व में भागलपुर बिहार, दक्षिण पूर्व में रायपुर जो मध्य प्रदेश में है, जहाँ के निवासियों की बोलचाल की भाषा हिंदी है। अब बात करेंगे हम कि जो हिंदी के जो बोलियों के अंतर्गत जो किस प्रकार क्षेत्रवार जो भाषा दे रखी हैं उनके बारे में बात करेंगे पश्चिमी हिंदी की। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो है वो जैसे कि ब्रज भाषा आती है, बांगर आती है, खड़ी बोली आती है, बुंदेलखंडी आती है, कन्नौज आती है और बांगुरू आती है। ठीक है, बांगर लिखा है, बांगुरू भी इसी को बोलते हैं। तो ये इतनी इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है, आदि में आती हैं आदि। अब बात करेंगे पूर्वी हिंदी के बारे में। पूर्वी हिंदी, ठीक है, पूर्वी हिंदी के बारे में जानेंगे। तो पूर्वी में क्या आता है आपके, अवधी आती है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ठीक है, अब बात करेंगे बिहारी हिंदी के बारे में कि बिहारी जो क्षेत्र है वहाँ क्या बिहारी उपभाषा जो है, ये हिंदी के अंतर्गत बोलियों के अंतर्गत जो उपभाषा दे रखी हैं। और दोस्तों एक और इसमें नोट है कि हिंदी के अंतर्गत 5 तो उपभाषा हैं और 18 बोलियां हैं, जिनका विवरण जो है ये क्षेत्रवार दे रखा है। जैसे पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ब्रज, बांगर, खड़ी बोली, बुंदेलखंडी, कन्नौजी आदि रखी है। और पूर्वी हिंदी जो दे रखी है उसके अंतर्गत दे रखा है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। और ऐसे ही बिहारी के अंतर्गत दे रखा है यहाँ पर भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिया। ठीक है, ये और ये आदि दे रखा है। ठीक है, तो आदि भाषा हैं ये भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिया आदि भाषा हैं। बात करेंगे राजस्थानी उपभाषा के बारे में। तो यहाँ पर राजस्थानी उपभाषा में मारवाड़ी और मेवाती, ठीक है, और मालवी, जयपुरी आदि भाषा बोली जाती हैं। लिखी नहीं है मैंने, अब नोट कर लीजिए। तो अब बात करेंगे हम परिनिष्ठित भाषा के बारे में। परिनिष्ठित भाषा क्या है, परिनिष्ठित भाषा क्या है, चलिए बात करते हैं। किसी बोली को जब व्याकरण से परिष्कृत किया जाता है, ठीक है, जब किसी बोली को व्याकरण से परिष्कृत किया जाता है तब वह परिनिष्ठित भाषा बन जाती है। आज की खड़ी बोली लगभग 200 साल पहले एक बोली ही थी जो आज हिंदी परिनिष्ठित भाषा है। यानी कि हिंदी कैसी है, हिंदी हमारी परिनिष्ठित भाषा है। तो अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, देखेंगे राष्ट्रभाषा के बारे में।
राष्ट्रभाषा जो है किसी भी देश की परिनिष्ठित, माना कि राष्ट्रभाषा जो है किसी भी देश की परिनिष्ठित भाषा जब बहुसंख्यक रूप में या जनता द्वारा जो है व्यवहार में ग्रहण कर ली जाती है, तब आगे चलकर राजनीतिक और सामाजिक शक्ति के आधार पर वह राष्ट्रभाषा का स्थान पा लेती है, तो वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। अब इसमें हम अभी आपको मुझे पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर करें, और साथ में दिए गए जो सब्सक्राइब का बटन है, आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जाके सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि जो हिंदी से रिलेटेड जो वीडियो होंगी इम्पोर्टेंट, वो उसका हम इस पर वीडियो जो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने हैं। बात करेंगे हिंदी भाषा का हम संक्षिप्त परिचय के बारे में, हिंदी के नामकरण के बारे में। आइए जानते हैं हिंदी भाषा का जो संक्षिप्त परिचय है, हिंदी भाषा का जो नामकरण है वो कैसे हुआ उसके बारे में जानते हैं। तो हिंदी भाषा का नामकरण दे रखा है, उसमें जानते हैं कि हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, ये तीनों शब्द फारसी भाषा के शब्द हैं। 13वीं सदी के प्रारंभ में जहाँ तक हिंदी शब्द के भारत के साहित्य में प्रयोग की जो बात है, वो 13वीं सदी के जो प्रारंभ में एक फारसी कवि थे औफी, संत औफी, उन्होंने हिंदवी जो है 13वीं सदी के जो फारसी कवि औफी थे, उन्होंने सर्वप्रथम हिंदी जो हिंदवी है इसका उन्होंने प्रयोग किया। उसके बाद में 16वीं सदी में जो जायसी मलिक मोहम्मद, जो 16वीं सदी में मलिक मोहम्मद जायसी थे, उन्होंने भी हिंदवी शब्द का प्रयोग किया। आगे चलकर देखते हैं कि 17वीं सदी में जो मुस्लिम कवि थे, जो मुस्लिम शाखा के जो कवि थे, उन्होंने हिंदवी और हिंदी दोनों शब्दों का प्रयोग किया, हिंदवी और हिंदी दोनों शब्दों का प्रयोग किया। अब बात करेंगे जब 1600 में हमारे भारत में अंग्रेज जो है आ गए थे, लेकिन जो व्यापारिक जो उनका जो मतलब जो साम्राज्य उनका जो स्टार्ट होता है वो 1800 से जाके स्टार्ट होता है। तब क्या हुआ कि 18वीं सदी में अंग्रेज़ों का आगमन हुआ, तो अंग्रेज जो है हिंदी को हिंदुस्तानी उन्होंने संज्ञा दी। अंग्रेज़ों ने हिंदी को हिंदी से हटा के हिंदुस्तानी की संज्ञा दे दी। लेकिन क्या होता है कि जो हिंदी नाम है, जनमानस जो भारत का जनमानस है उसने हिंदी को स्वीकारा, उसने हिंदी को स्वीकारा, ना कि हिंदुस्तानी को। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे कि जो 18वीं सदी में अंग्रेज आए तो उन्होंने हिंदी से हिंदुस्तानी कर दिया, लेकिन जनमानस ने हिंदी को एक्सपेक्ट किया और हिंदुस्तानी को नेग्लेक्ट किया। तो इसी में जब क्या हुआ, व्यापक राष्ट्रहित की एकता के लिए विस्तार से जानेंगे और उसके बारे में। तो वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, और साथ में दिए गए जैसे आप सोशल मीडिया का यूज करें शेयर ज़रूर करें। तो बात करते हैं, ठीक है, बात करते हैं व्यापक राष्ट्रहित के बारे में। तो व्यापक राष्ट्रहित राष्ट्रीय एकता तथा जनसंपर्क के जनसंपर्क जो है की दृष्टिकोण को रखते हुए स्वाधीन भारत के संविधान में जो है हिंदी को राष्ट्रभाषा स्वीकार किया गया। संविधान ने हिंदी को राष्ट्रभाषा स्वीकारा। फिर क्या होता है कि यह देश की सांस्कृतिक एकता, लोक चेतना, सामाजिक संपर्क की भाषा बन गई है, भाषा है। तब हमारी जो हिंदी है वो देवनागरी लिपि में है। तो अगला जो हमारा वीडियो होगा वो लिपि से संबंधित होगा। और दोस्तों उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें 1 लाइन के क्वेश्चन कराएंगे जो इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए। और जो भी छात्र फॉरेस्ट गार्ड, यूपी पुलिस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होने वाला है। तो चलिए वीडियो आपको कैसा लगा
कृपया करके कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, नमस्कार मित्रों।